नमस्कार साथियों। आज का जो प्रश्न है वो है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के देनों पर प्रकाश डालें। यानी कि आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके क्या परिणाम हुए। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के देनों पर प्रकाश डालें। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के देनों का मतलब है कि 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके क्या परिणाम हुए, अथवा में जैसे कि हमने आपको बताया भी है कि जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति था उसके क्या परिणाम हुआ या क्या प्रभाव हुआ। तो इनमें से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं जो आपका आंसर लिखवा रहा हूँ आप इसी के आंसर को लिख कर आ जाना है, आपके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। इससे पहले हमने दो क्वेश्चन बता दिया है कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे और वहां पर दार्शनिकों का योगदान क्या रहा था। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप देख सकते हो। चलिए आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है कि जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति था ना, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसने जो है फ्रांस और यूरोप पर गहरा प्रभाव डाला था। फ्रांस और यूरोप पर गहरा प्रभाव किस प्रकार से डाला? तो यह क्रांति अन्यायपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ किया गया था। इसने जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि इन्होंने फ्रांस और यूरोप पर इसलिए गहरा प्रभाव डाला क्योंकि यह एक ऐसा क्रांति था जिन्होंने अन्यायपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया था, युद्ध किया था, आंतरिक विद्रोह। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वर्ग व्यवस्थाएं थी, 4 वर्गों में समाज बटा हुआ था और जो फ्रांस था वहां पर जो है जो कुलीन था और जो पादरी था उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था, जबकि जो आम जनता था जैसे किसान हो गया, मजदूर हो गया, उनको किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। यही कारण है कि वहां पर जो है आम जनता के बीच असंतोष फैल गया था। इतना ही नहीं, वहां पर जो राजशाही व्यवस्था था, जो राजा था वो कुलीनों और पादरियों को ज्यादा महत्व देता था, उन्हें सभी क्षेत्रों में छूट देता था, उन्हें विशेषाधिकार देता था, जबकि आम जनता जैसे कि किसान और मजदूर का शोषण किया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था। यही कारण है कि वहां की आम जनता ने राजशाही और कुलीनों और पादरी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस प्रकार से 1789 का फ्रांसीसी क्रांति का रूप ले लिया। और इस क्रांति ने जो है वहां पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को स्थापित किया और वहां पर सभी वर्गों को समानता का अधिकार दिया। इसके दूरगामी परिणामों के रूप में आधुनिक विश्व को देखा जा सकता है, जहां पर अधिकांश राष्ट्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। इस प्रकार से पूरी दुनिया भर में पहले जो है राजशाही व्यवस्था था, यानी राजाओं का शासन होता था, लेकिन जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ और वहां पर जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुआ तो धीरे धीरे अन्य राष्ट्रों ने भी अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित किया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति था उसके देनों यानी उसका परिणाम और प्रभाव। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने जो है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया जो पूरे यूरोप और दुनिया में फैल गया। 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति था उन्होंने कहा कि हम सभी लोग स्वतंत्र हैं, हम सभी लोग समान हैं और हमें जो है भाईचारा का जो है संबंध रखना चाहिए। इस तरह से केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया गया। इस क्रांति ने लोगों को यह सिखाया कि सरकार का अधिकार राजा के पास नहीं है बल्कि आम जनता के पास होनी चाहिए। इस क्रांति ने क्या सिखाया कि जो अगर आम जनता चाहे तो किसी भी राजा को पद से हटा सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो सरकार है उसका जो अधिकार है आम जनता के हाथों में होनी चाहिए, ना कि राजा के हाथों में होनी चाहिए। पहले सिर्फ कुछ अमीर लोग या सामंत ही शासन करते थे, लेकिन क्रांति के बाद हर व्यक्ति को राजनीति में भाग लेने का अधिकार मिला। यानी कि पहले जब यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी, जब क्रांति नहीं हुआ था, उस दौरान जो है कुछ ही लोग यहाँ पर शासन व्यवस्था चलाया करते थे, जैसे कि राजा हो गया और राजा के नौकर चाकर हो गए, उनके प्रशासन हो गए, वही लोग मिलकर शासन व्यवस्था को चलाता था। लेकिन जब क्रांति हुआ तो धीरे धीरे आम जनता भी जो है राजनीति में भाग लेने लगे और सभी लोग मिलजुल कर सरकार को चलाने लगे। फ्रांसीसी क्रांति के कई अन्य परिणाम हुए जो हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला, सामंतवाद का अंत। यानी कि 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ उन्होंने सबसे पहले सामंतवाद का अंत कर दिया। इससे पहले सामंत और चर्च के लोगों के पास विशेषाधिकार प्राप्त था, जबकि आम जनता जो थी वहां पर वह गुलामी जैसी जिंदगी जीता था। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, जब बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था, वहां पर बताया ये था कि वहां पर जो कुलीन वर्ग था, जो पादरी था, उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था। पादरी यानी कुलीन का मतलब है, कुलीन का मतलब है वहां पर सामंत, जमींदार। तो जमींदारों के पास सारा भूमि होता था और उस भूमि पर जो है किसानों, आम जनता से काम करवाया जाता था और उन्हीं से टैक्स भी लिया जाता था। तो इस प्रकार से वहां पर जो आम जनता था
उनको गुलामी में रखा जाता था। क्रांति ने इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और कानून के सामने सभी को बराबर घोषित कर दिया। समझ रहे हो ना कितना क्रांतिकारी आंदोलन ये था। वहां पर पहले जो पादरी था, जो कुलीन था, जिनको विशेषाधिकार प्राप्त था, उनको समाप्त कर दिया और सभी को कानून के समक्ष जो है सम्मान यानी बराबर अधिकार दिया। अब जन्म या संपत्ति के आधार पर कोई जो है भेदभाव वहां पर नहीं रहा। इससे गरीबों को समाज में सम्मान मिला और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस प्रकार से जब वहां पर कानूनी व्यवस्था स्थापित हुई, जब फ्रांस में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुआ, तो ऐसी स्थिति में वहां पर किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, बल्कि सभी को समान अधिकार दिया गया। इस प्रकार से वहां पर जो आम जनता थी, जो गरीब थी, उनको समाज में न्याय मिला और इस प्रकार से वहां पर जब लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई तो न्यायपूर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। दूसरा है कि धर्मनिरपेक्षता का विकास। धर्मनिरपेक्षता का विकास किस प्रकार से हुआ फ्रांस में? क्रांति से पहले चर्च राज्य पर हावी था। जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि वहां पर जो है क्रांति से पहले चर्च व्यवस्थाएं कायम थी। धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता था। कोई भी काम होता था तो धर्म के आधार पर होता था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर चर्च का हावी था। यहाँ पर इस प्रकार से फ्रांस में चर्च जो है राज्य पर हावी था। पादरी टैक्स वसूलता था और धर्म के नाम पर भेदभाव भी करता था। पादरी क्या करता था? टैक्स भी लेता था आम जनता से और धर्म के आधार पर भेदभाव भी फैलाता था। क्रांतिकारियों ने चर्च की संपत्ति जब्त कर धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। अन्य जो क्रांतिकारी वहां पर लोग थे, आम जनता जो थे, किसान मजदूर, उन्होंने चर्च जो व्यवस्थाएं थी उनको समाप्त कर दिया और यहाँ पर जो है जो चर्च के पास पहले बहुत सारी संपत्ति होता था उनको जब्त कर लिया और फिर इस प्रकार से धर्म और राज्य को अलग कर दिया। अब धर्म व्यक्तिगत विश्वास का मामला रह गया। यानी अब जो है धर्म केवल व्यक्तिगत विश्वास का मामला रह गया। अगर कोई व्यक्ति इस धर्म को मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो नहीं मानता है, लेकिन पहले सभी को मानना पड़ता था, मजबूरी थी वहां के लोगों को। शिक्षा और कानून चर्च के बजाय राज्य के हाथ में आए। इससे फ्रांस में आम जनता को राहत मिली। इस प्रकार से पहले शिक्षा और कानून जो है चर्च के पास था, पादरियों के पास था। पादरी जो कानून व्यवस्था लागू करती थी सभी लोगों पर लागू हो जाता था। वहां पर जो शिक्षा था चर्च के पास था। पादरी जिसको चाहता था उन्हें शिक्षा का अधिकार देता था, जिनको नहीं चाहता था उन्हें नहीं देता था। यानी कि कुलीनों को जो है शिक्षा का अधिकार मिला था, आम जनता को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला था। जब राज्य के हाथों में शिक्षा का अधिकार मिला तो वहां के आम जनता भी पढ़ने लिखने लगे। तीसरा आपको हेडिंग बनाना है सामाजिक समानता पर जोर। जो सबसे जरूरी आपको समझना है कि वहां पर सामाजिक समानता का जोर क्यों किया गया। फ्रांसीसी क्रांति ने समानता को सबसे बड़ा नारा बनाया। यानी समानता का मतलब है कि सभी लोग समान होंगे, चाहे किसी भी वर्ग में पैदा हुआ, चाहे गरीब हो, अमीर हो या कोई भी हो, सभी लोग समान है। तो समानता का नारा सबसे बड़ा जो है यहाँ पर नारा बना। पहले समाज में जन्म के आधार पर 3 वर्ग थे, जैसे कि कुलीन था, पादरी था, आम जनता था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहां पर कुलीन, पादरी और आम जनता थी जो जन्म के आधार पर डिसाइड किया जाता था। लेकिन क्रांति ने इन्हें खत्म कर सभी नागरिकों को कानूनी अधिकार दिया। लेकिन जब क्रांति वहां पर हुई तो क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर जो जन्म के आधार पर अधिकार दिया जाता था उनको समाप्त करके अब सभी नागरिकों को कानूनी अधिकार दिया गया और कहा गया कि सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। चौथा है राष्ट्रवाद का उदय। वहां पर राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ? तो क्रांति ने लोगों की वफादारी राजा से हटाकर राष्ट्र से जोड़ लिया। जब राजा लुई 16वें ने देश छोड़ा तो वहां के लोगों ने समझा कि उनके और राजा के हित अलग हैं। यानी पहले वहां के जो जनता थी वो राजा के प्रति वफादार होते थे और राजा के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते थे। लेकिन वो समझ चुके थे कि सबसे बड़ा राष्ट्र है और हमें राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। राजा जब चाहे वह देश से बाहर हो जाएगा जब कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट देखा तो राजा यहाँ पर जब अंतर्राष्ट्रीय संकट देखा तो देश से बाहर हो गया अपनी रक्षा के लिए। तो इस चीज को उन्होंने समझा और 1792 में विदेशी हमलों के खिलाफ जो है लड़ते हुए फ्रांसीसियों ने देशभक्ति की भावना जगी। यानी कि 1792 में जो है विदेशी हमले हुए और इस विदेशी हमला का जो है फ्रांसीसियों ने मिलकर सामना किया और यहाँ पर महसूस किया कि राजा जब चाहे देश छोड़कर भाग जाता है और इस प्रकार से यहाँ के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगी। यही राष्ट्रवाद बाद में यूरोप के दूसरे देशों में फैला और इटली, जर्मनी जैसे देशों में जब एकीकरण हुआ या औपनिवेशिक स्वतंत्रता संघर्ष हुआ तो इन्हीं आधार पर जो है वहाँ पर औपनिवेशिक स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया या इटली और जर्मनी का एकीकरण किया गया। और 5वां पॉइंट है शिक्षा का विस्तार। यानी शिक्षा का विस्तार किस प्रकार से हुआ? पहले शिक्षा पर जो है चर्च का कब्जा था जो सिर्फ अमीरों और धार्मिक शिक्षा तक सीमित था। यानी पहले शिक्षा पर किसका अधिकार था? चर्च व्यवस्था का था। वहां पर जो पादरी थे उन्हीं को शिक्षा पर अधिकार होता था
और केवल पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों को पढ़ाया जाता था। क्रांतिकारियों ने शिक्षा को राज्य का दायित्व बनाया और सभी के लिए मुफ्त व समान शिक्षा का सिद्धांत दिया। जब यहाँ पर 1789 का फ्रांसीसी क्रांति होता है तो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ पर जो है आम जनता को भी जो है मुफ्त में शिक्षा देने के लिए कानून बनाई गई और कहा गया कि सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अब जो है पाठ्यक्रम में जो है विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र को प्राथमिकता दी, यानी कि वहाँ पर विज्ञान पर जोर दिया गया कि विज्ञान पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा गणित, इसके अलावा तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र का मतलब है कि जो गलत होगा हम उसे गलत कहेंगे, जो सही होगा हम उसे सही कहेंगे। अगर धर्म के आधार पर यहाँ पर शिक्षा दिया जाएगा तो हम उसको खारिज करेंगे, और जो धर्म के आधार पर तार्किक शिक्षा है उसको हम यहाँ अनुमति देंगे, उनको हम स्वीकृति देंगे। इससे समाज में जो अंधविश्वास था वो घटा और लोगों में वैज्ञानिक सोच विकसित हुई। वहाँ पर जब सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला तो वहाँ पर जो अंधविश्वास था, जो पादरियों के द्वारा फैलाया गया था समाज में, वह घटा और लोगों ने वैज्ञानिक सोच करना शुरू कर दिया, तार्किक आधार पर सोचना शुरू कर दिया। यही शिक्षा जो है व्यवस्था आधुनिक यूरोप के राष्ट्र निर्माण और तकनीकी प्रगति का आधार बना। और यह जो शिक्षा व्यवस्थाएं थी आधुनिक यूरोप के राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसी प्रकार से विज्ञान के कारण वहाँ पर तकनीकी प्रगति भी देखी जाती है। और अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना है कि जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति था, उन्होंने सबसे पहले सामंतवाद को अंत कर दिया, सामंतवाद का समापन कर दिया, और इस प्रकार से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत स्थापित किए गए। यानी वहाँ पर सभी को स्वतंत्रता मिली, समानता का अधिकार सभी को दिया गया, और लोगों को कहा कि हम सभी लोग भाईचारा के साथ रहेंगे, कोई यहाँ पर उच्च नहीं है, कोई यहाँ पर नीच नहीं है, बल्कि सभी समाज में सम्मान है। इस तरह से धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद एवं शिक्षा सुधारों ने यूरोप को प्रेरित किया। इस तरह से वहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया गया और राष्ट्रवाद एवं शिक्षा सुधार की भी बात कही गई, जिसने वैश्विक लोकतंत्र की नींव रखी और आधुनिक समाज का उदय हुआ। और इस प्रकार से जब वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और शिक्षा में सुधार किया गया तो वैश्विक आधार पर जो है लोकतंत्र की नींव रखी, और इस प्रकार से आप जो आधुनिक समाज देख रहे हो वहीं से इसकी शुरुआत होती है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जैसे कि हमने जो है इतिहास मेजर पेपर 9 का कुछ VVI क्वेश्चन बताया था, उनमें से पहला आपका हो गया, और ये जो 2 अथवा था ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है संविधान सभा यानी राष्ट्रीय सभा के कार्यों पर प्रकाश डालना, और इसी प्रकार से बिल्कुल हम लोग आसान शब्दों में समझने वाले हैं। और आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक से जो है हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो अधिक से अधिक लोगों की इससे सहायता हो पाती है। यूट्यूब जो है अधिक से अधिक लोगों तक वीडियोस भेजती है, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट भी करें कि आपको जो है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और नेक्स्ट वीडियो किस क्वेश्चन पर होनी चाहिए तो आप लोग कमेंट भी किया कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बना पाता हूँ। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।